नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे, इनके बारे में बताएंगे जिनके बारे में वैसे तो किसी तरह के पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग संघर्ष की कहानियों को किताबों में पढ़ते हैं, सीडीज में सुनते हैं या फिर किसी पिक्चर में देखते हैं। समाज में ऐसे कई लोग हैं जो अपने संघर्ष से जीवन में एक नई इबारत लिखते हैं। आज हमारे साथ भी एक ऐसे ही बिजनेस टाइकून है जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। हमारे रिसरा अंचल में इनका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री भी है और ये रिसरा अंचल में काफी समाज की सेवाओं में भी जुड़े हुए हैं। मैं बात करना चाहूंगा सूर्यदीप होशियारी इंडस्ट्री के फाउंडर और कह सकते हैं कि इस कंपनी के मूलधार, जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना की और आज इस कंपनी को इस बुलंदी पे पहुंचा दिए हैं, जिसके बनाए सामान को हिंदुस्तान के हर कोने में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन आज पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सीधे प्रदीप जी मनोज से आपका परिचय कराऊंगा। प्रदीप जी मनोज, आपका बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और काफी कुछ जानेंगे। सर, मैंने सुना है कि आपने अपने जीवन में कई संघर्ष किए। यहाँ की आपके संघर्ष इतने बड़े हैं कि इसे हमने एक बार आपसे बातचीत के दौरान मुझे पता चला और मैं सोच रहा था कि इंसान इतने सारे संघर्ष के बावजूद भी अगर फर्श से अर्श पे आ सकता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। सर, आप जिस कंपनी के फाउंडर हैं, सूर्यदीप होशियारी इंडस्ट्री, सर इस कंपनी की स्थापना कैसे की? आप किस तरह से अपने छोटे से पौधे को एक बहुत बड़ा बरगद बना दिया? ये सब कैसे पॉसिबल हुआ सर? मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, लोगों को बताएं, ताकि लोग इस एक्सप्रेशन ले और इसके बारे में कुछ नई जानकारी ले। राकेश जी, आप आए हो, आपका स्वागत है और आप मेरे विषय में, संघर्ष के विषय में जानकारी जानना चाहते हो। तो संघर्ष तो जीवन का एक पार्ट होता है। संघर्ष को हम एक पार्ट मानते हैं अपने जीवन का। कोई मेरे साथ हुआ, चूंकि मैं बीकानेर का रहवासी हूँ और यहाँ के लिए प्रवासी हूँ। चूंकि हमने ऐसे संघर्ष का टाइम देखा बीकानेर के अंदर कि मुझे बीकानेर की धरती को छोड़ करके यहाँ पर आकर के अपना बिजनेस को डेवलप करना पड़ा, स्थापित करना पड़ा और यहाँ आकर के मैंने सूर्यदीप होशियारी इंडस्ट्रीज के रूप में इसको डेवलप किया। और आप बता रहे हो पूरा ऑल इंडिया, तो आज आप सही कह रहे हो, ऑल इंडिया के अंदर आज हमारे ब्रांड की और हमारी क्वालिटी की, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र मिलिट्री पैरामिलिट्रीज का है और सरकारी जो स्कूल है, नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय बोल करके, उसमें मेरा कार्य क्षेत्र रहा शुरू से। और आगे भी मेरी हार्दिक इच्छा इन्हीं के साथ काम करने की है। तो उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर उठाने में मुझे मदद की। और ये जो कुछ आज आप देख रहे हो, ये मेरी करीबन 1850 सब्सिडरीज कैंटीन है, जिसमें पैरामिलिट्रीज की कैंटीन, BSF, CRP, CSF, ITBP और SSB, और इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं और उनकी जो पुलिस लाइन है या पुलिस कैंटीन्स हैं, उसके अंदर मेरा कार्य क्षेत्र है। लगभग 1850-1900 सब्सिडरीज कैंटीन है और उन सबके साथ मेरा काम हो रहा है। और 600 करीब स्कूल है, उसमें 300-350 स्कूल है नवोदय की। आज मैं पूरा इंडिया बेसिस पे कर रहा हूँ। तो आज मैं भी ये देख रहा हूँ कि जो ब्रांड हमने स्थापित किया था 2001 के अंदर यहाँ कलकत्ता के अंदर, और आज उसका विकास देखता हूँ तो मन में प्राउडनेस फीलिंग होती है, बड़ा आनंदित होता हूँ जब इस काम को देखता हूँ। जब मैं यहाँ पे आया था उस समय मेरी संघर्ष की कहानी अलग है और वो संघर्ष करते हुए आज यहाँ मुकाम तक पहुंचा हूँ। और जहाँ तक पहुंचने की बात है, उसके लिए देखिए संघर्ष करना ही होता है कोई भी काम के लिए। और विशेष रूप से अगर आपके पास द्रव्य नहीं है, आपके पास पूंजी का अभाव है और उस स्थिति के अंदर आपको
बिजनेस शुरू करना हो तो उसमें आप समझ सकते हो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो भी मेरे साथ में घटित हुआ और आज जो कुछ भी हूँ इसका श्रेय मैं अपने आप को नहीं लेता हूँ। मेरे यहाँ सैकड़ों लोग काम करते हैं, वो श्रेय मैं उन लोगों को देता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि सब सूर्यदीप गोदरेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के अंदर मेरा हाथ है तो मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ राकेश जी। और बाद बाकी काम करने वाले हमारे ये जो कार्यकर्ता हैं कि लोग जो जितना देख रहे हो या जो देखेंगे वो सारे हमारे स्तंभ हैं और उन्होंने मेरे को जीरो से हीरो बनाने में मदद की है। और आज ये जितने कारीगर काम करते हैं और जितने स्टाफ काम करते हैं वो सब सूर्यदीप के पार्ट है और सूर्यदीप को आगे बढ़ाने के अंदर इनकी जो कार्यशैली और जो काम करने का जो तरीका रहा है वो मुझे जीरो से हीरो बनाने में मददगार रहा है। बहुत बढ़िया सर, आपने बताया कि आपने जीरो से हीरो आपके एम्प्लॉइज ने बनाया, आपके कर्मचारियों ने बनाया। इसी कड़ी में सर मेरा एक सवाल और भी है कि ज्यादातर हम लोग के जो साधारण परिवार के लोग होते हैं, हम लोग विभिन्न चैलेंजेस को देखते हैं और इसमें कुछ लोग या तो उन परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं और कुछ लोग उन परिस्थितियों से निकल करके और कुछ एक नया मुकाम हासिल करते हैं, जिनमें से आप हैं। सर मैं जानना चाहूंगा, खासतौर पे मैं ये चाहता हूं कि आप खासतौर से युवाओं को ये मैसेज किस तरह से देना चाहेंगे कि जीवन में जो संघर्ष होते हैं, संघर्ष की कहानियां हर इंसान की अलग अलग होती हैं। आपके जीवन की भी एक अलग कहानी है। जहां तक मैं जानता हूँ, एक बार मैं आपसे बात कर रहा था, आपने कहा कि आप बीकानेर के एक छोटे से गांव से निकल के और जनरल डिब्बे में आपने सफर करके और आप कोलकाता आए और बहन के पास आप रुके और लंबे समय तक रह के फिर आपने नौकरी भी यहाँ पे की और कुछ जो भी आपके पास एसेट के तौर पे था वो सब सेल वगैरह करके आप छोटी सी पूंजी लेके बीकानेर से आप कलकत्ता आए थे। सर हम चाहते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये पूरी की पूरी किस तरह से आपने जर्नी को ये तय किया सर। राकेश जी देखिए, हर इंसान का काम करने का तरीका अपना अलग होता है। मैं हमेशा इस बात पे विश्वास रखता हूँ कि काम का ज्यादा से ज्यादा विकेंद्रीकरण हो और काम अपने अंदर केंद्रित भी हो। जितना भी मेरा काम हो रहा है यहाँ पे वो सारा काम हो, हर क्षेत्र पे मेरा मैनेजमेंट है, हर क्षेत्र पे मेरा मैनेजर नियुक्त किया हुआ है, काम वो देखते हैं और जो भी रिपोर्टिंग होती है दिन भर का जितना काम जिस लेवल पे होता है वो सारा शाम को 8 बजे तक मेरे पास पहुंचना जरूरी होता है और मैं मोबाइल का उपयोग करता हूं और मोबाइल के अंदर पूरी जानकारी मेरे पास आ जाती है। दिन भर में कौन से मैनेजर के यहाँ क्या क्या काम हुआ है वो सारा मेरे पास आ जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि साहब ये सारा काम करने के अंदर मेरा श्रेय है तो ये सही नहीं है। काम करने वाले मैनेजमेंट करती है और हम केवल एक सुझाव के रूप में या उसको आगे बढ़ाने के लिए आगे क्या करना है उस पर डिस्कस करते हैं, चिंतन मंथन करते हैं। जो भी दिन भर की रिपोर्टिंग हमारे पास आती है, दिन भर की रिपोर्टिंग आती है तो हमारी कमेटी बनी हुई है। बच्चों के साथ बैठता हूँ, अकाउंट्स के साथ बैठता हूँ, पैकिंग के साथ बैठता हूँ, सबको लेकर के बैठता हूँ और जो भी समस्या होती है उसका समाधान करने की कोशिश करता हूँ। रही बात बीकानेर से यहाँ आने का जो आप जानना चाहते हो, चूंकि मेरा पैतृक जो बिजनेस है 1982 से राजस्थान बीकानेर के अंदर रहा है और मैं पिताजी और भाइयों के साथ काम करता रहा हूँ। चूंकि फौज में मेरा सप्लाई का काम रहा है 1992 से है और 1900 जो कारगिल हुआ था 1999 के अंदर अटल जी के टाइम के अंदर, तो उस समय मुझे आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ा। मेरी जो पिताजी की कमाई हुई पूंजी थी वो सारी उसमें डूब गई थी और मैं अर्थ से पर्स पे आ गया था और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोरी नहीं बहुत कमजोर हो गई थी। और 1999 से 2001 तक मैंने अपना जो कार्यकाल या जो मैंने अपना टाइम पास किया वो मेरे लिए जीवन का बहुत ही संघर्षमय टाइम था और पास में पूंजी न होने की वजह से मुझे मजबूरन कलकत्ता की तरफ मूव करना पड़ा और मैं 2001 के अंदर कलकत्ता की तरफ मूव होने से पहले मैंने मेरे मिसेज के जो भी चांदी के ऑर्नामेंट्स थे वो
सही किया। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, संघर्ष की बात है। और उस समय मुझे 5754 रुपये प्राप्त हुए थे उस चांदी बेचने पर, और उसमें से 4000 रुपये मैंने अपने परिवार में दिए, परिवार चलाने के लिए। और 1754 रुपये लेकर के मैं कलकत्ता के लिए प्रस्थान कर गया, क्योंकि पूंजी बहुत कम थी और मेरा ये संकल्प था कि मैं बाजार से उधारी नहीं लूँगा, और जो कुछ भी है ये मैं अपने पूंजी समझ करके 1754 रुपये लेकर के एक जनरल डिब्बे के अंदर बैठ के रवाना हो गए वहाँ से, बीकानेर से कलकत्ता के लिए। करीब करीब 35-36 घंटे की जर्नी थी। जनरल डिब्बे के अंदर बैठ करके कलकत्ता आ गया। क्योंकि कलकत्ता मेरी एक धर्म बहन रहती थी, ब्राह्मण परिवार से है, दादी परिवार से है, नाम उसका ममता है, सुभाष जी है। तो सबसे पहले मैं वहीं पे गया था और मैंने उसको बताया कि मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ काम शुरुआत करना है। तो मेरी धर्म बहन का नैतिक सपोर्ट मेरे को जबरदस्त मिला, और उस परिवार का भी मेरे को जबरदस्त सपोर्ट मिला। और ये अविश्वसनीय बात है और अकल्पनीय भी बात है कि मैं वहाँ पे 1.25 साल तक उसके घर में रहा, अपनी धर्म बहन के पास में 1.25 साल तक मैं उसके घर पे रहा, और 1.25 साल तक वो मेरी सेवा करती रही, हर तरीके की मेरा सुख दुख के अंदर साथ लगा। और मैंने यहाँ करके काम चालू किया। जिस दिन आया था उससे तीसरे दिन बाद मैं सेल टैक्स ऑफिस में सेल टैक्स नंबर लेने गया था। उस समय राकेश जी मेरे पास में लगभग 800 रुपये की पूंजी बची हुई थी, हो सकता है 750-800 रुपये की पूंजी बची हुई थी। क्योंकि मन में एक लगन था, आत्मविश्वास था, मुझे कुछ वापस अर्जित करना है। तो बोल करके मैंने सेल टैक्स का नंबर लिया 800 रुपये पूंजी के अंदर, और ये विश्वास के साथ में काम चालू किया कि मुझे जरूर सफलता मिलेगी। क्यों? मेरा विश्वास था और फौज पे मेरा अधिक विश्वास था। वो 800 रुपये से मैंने जो आज आप मेरा नेटवर्क देख रहे हो, इसका मूल मैं 800 रुपये पूंजी को मानता हूँ, और 800 रुपये मैंने मूल पूंजी लगा करके इस कारोबार को शुरुआत किया। और 3 साल मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि भोजन के अंदर भी मैं 1.25 साल तो सिस्टर के पास रहा। उसके बाद में मैं जब गद्दी के अंदर परचेज कर ली थी, वहाँ पे आया तो मुझे काफी टाइम तक खाने पीने की भी बहुत असुविधा हुई। 9 साल तक मैं करीब करीब अकेला ही यहाँ पे रहा, और फौज के साथ में वापस मैंने अपने जुड़ाव किया। फौज की कैंटीन में माल बेचना शुरू किया, और 3 साल बाद में मेरा पॉजिटिव रिपोर्ट आने लग गया था काम चालू करने के बाद में। और 9 साल तक मैं अकेला काम करते हुए इस मुकाम पे आया था। उसके बाद में टीम जुड़ती गई, बच्चे आ गए बीच के अंदर, उन्होंने काम संभाल लिया, फिर टीम बढ़ती गई, काम आगे बढ़ता गया। आज जो कुछ भी देख रहे हैं सब कुछ इन बच्चों के अधिक विश्वास और मेहनत पर ये जो कुछ हो रहा है वो। हाँ राकेश जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि लोग आज करोड़ों रुपए का माल बेचते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए का माल बेचने के लिए उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है लाखों रुपए का। लाखों रुपए व्यापार में लगाते हैं तब वो करोड़ों का माल बेचते हैं। और मेरे लिए प्राउडनेस बात है कि मैं 800 रुपए लगा करके आज करोड़ों का माल बेच रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही सुखद एहसास हो रहा है, मेरे लिए बहुत प्राउडनेस बात। ये अहंकार की बात नहीं है, लेकिन प्राउडनेस फीलिंग होती है। अगर आदमी लगन और आत्मविश्वास के साथ अगर काम करे तो उसको सफलता मिलती है। ये मैंने अपने आप को देखने का मौका मिला, और मेरा विश्वास है कि आदमी अगर लगन के साथ आगे बढ़े तो उसके लिए पूंजी कोई मायना नहीं रहती है। जी बिल्कुल। किसी ने सच ही कहा है कि ईमानदारी से किया हुआ काम आपको प्रगति की ओर लेके जाता है, और ये चीज आपके काम में झलकता है। यही कारण है कि आज एक छोटी सी पूंजी आपके पास थी और आपने उसको एक बहुत बड़े एम्पायर में खड़ा कर दिया। आज कई लोगों को आप रोजगार देते हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप की बात कर रही है, और जो आपने स्टार्टअप 20 साल पहले लिया था, आज वो स्टार्टअप इतना बड़ा एक इंडस्ट्री बन गया है कि जिसकी रफ्तार हर दिन बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में तो प्राउड करने वाली बात है ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर आप कहते हैं कि जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है, और तब जाके किसी माँ का लाल फौजी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये जो हम लोग कहते हैं कि
एक फौजी बनने के लिए एक माँ अपने लाल को कितने सारे जज्बात और कितने सारे संस्कार देती है कि भाई आप देश की सेवा करो, और आप फौजियों के लिए सामान बनाते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप फौजियों के लिए क्या क्या चीज बनाते हैं इस रिसरा अंचल में बैठ करके, जिस रिसरा अंचल को एक छोटा सा कस्बा माना जाता है हुगली डिस्ट्रिक्ट का, उसी रिसरा अंचल में आप इतने बड़े बड़े चीज बना रहे हैं जो हमारे फौजी बंधुओं तक पहुंचता है, चाहे वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी, चाहे वो गुजरात हो या भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर, सारे जगह आपके बनाए हुए सामान पहुंच रहे हैं, हर कैंटीन में पहुंच रहा है। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या चीज तैयार करते हैं इस रिसरा अंचल में बैठ करके आप अपने फैक्ट्री में। सर, हमारे दर्शकों को। राकेश जी, मैं अपने देश की फौज से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने देश की फौज से, अगर आप फौजी होते ना, मैं आपको गले लगाता समझता। मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि कभी हमारे जवानों के साथ धोखा मत करो, कारोबार करो लेकिन कभी उनके साथ धोखा मत करो। हमारा फौजी स्वभाव का बहुत सरल होता है, लेकिन अगर उसकी ज्वाला निकालोगे तो वो खतरनाक होता है, वो चीर लेगा दुश्मन को। तो मेरे पिताजी की वो बात मुझे अभी भी याद आती है, काम करता हूँ उस समय की फौजी के साथ कभी धोखा मत करो। मैं अपनी क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करता, कभी कोई समझौता नहीं करता। क्वालिटी मेरी सबसे अच्छी जानी चाहिए जवानों के। जवान के मुख से हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि आपकी क्वालिटी बेकार है, और क्वालिटी पर नियंत्रण ये हमारे लिए मस्त है। और जवान के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ और अच्छा प्रोडक्ट कैसे दें। आज हमारी कंपनी NIC से रजिस्टर्ड, MSME के अंदर रजिस्टर्ड है, ये ISO कंपनी है, इसके साथ CPC जो KPKD अपने ऑल इंडिया पैरामिलिट्री के लिए जो खुला उसके अंदर हम रजिस्टर्ड हैं। ये हमारे लिए प्राउडनेस बातें हैं। और हमारा माल जो आप बता रहे हो वो कश्मीर से लेकर के लक्षद्वीप, पता नहीं हिंदुस्तान के कौन सा कोना छूटा होगा जहाँ माल नहीं जा रहा होगा आज के टाइम। तो इसके अलावा नवोदय की स्कूल, ऐसा कौन सी स्कूल नहीं बची होगी जो हिंदुस्तान के अंदर कोने में नहीं जा रहा, या पुलिस लाइन ऐसा हो जहाँ माल नहीं जा रहा हो। माल आज पूरा नेटवर्क है, हमारा पूरा इंडिया के अंदर नेटवर्क है, काम करने वाली टीम है, और वो सारे स्टेट को देखती है। सारा मैनेजमेंट उस हिसाब से हमने कर रखा है कि हमें कोई तरह का उनको सप्लाई करने के लिए असुविधा नहीं आनी चाहिए। टाइम जवान को माल देना हमारी यहाँ विशेषता है कि अगर मेरे पास कोई सप्लाई ऑर्डर आता है तो उसको क्विकली कैसे जल्दी से जल्दी जवान तक माल पहुँचो, ये मेरा प्रयास रहता है। रही बात प्रोडक्शन की, तो मेरे यहाँ मेरे 120 आइटम आप देख रहे हो, ये 120 आइटम का ये कैटलॉग है। 120 आइटम मेरे CPC के अंदर, KPKB के अंदर, आज पैरामिलिट्री के अंदर रजिस्टर्ड है। तो हमारे पैरामिलिट्री की जितनी कैंटीन है, ये 120 आइटम मेरे उनके अंदर कैंटीन में बिक्री के लिए जाते हैं। इसके अलावा भी मेरे यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो CPC में नहीं जा रहा हो। करीब करीब 153-154 तरह के आइटम्स जो है वो मेरे प्रोडक्ट हैं और मेरे फैक्ट्री के अंदर बनते हैं, और इस माल को मैं सप्लाई करता हूँ। बताएं हमारे दर्शकों को कि ये इतनी सारी व्यस्तता के बावजूद भी आप किस तरह से समय निकालते हैं, और समाज की सेवा में भी किस तरह से आप अपना योगदान देते हैं, ये सारी चीजों पर। राकेश जी, सामाजिक क्षेत्र से और व्यापारिक क्षेत्र से मेरा प्यार रहा है, लगाव रहा है शुरू से, बचपन से ही। क्योंकि जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था देशमुख के अंदर, और उस समय मेरे संपर्क में आ गए थे नवज्योति के चीफ ब्यूरो थे देव किशन जी राजपूत, आगे चल करके मेरे गुरु हुए, और मैं उनको अपना मीडिया क्षेत्र में अपना गुरु मानता हूँ। तो उनसे संपर्क में आने के बाद में, जब मैं 7th क्लास का स्टूडेंट था, 12 साल का उम्र था, मैं कुछ लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था अखबार और लेखनी के बारे में, लेकिन 12 साल की उम्र में मुझे उन्होंने नवज्योति का मेरे को पत्रकार बना दिया। और फिर मेरा 4 पत्रकारिता में आया, और मैं बीकानेर रह करके पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रहा। 28 साल तक मैंने पत्रकारिता के अंदर भी रुचि रखी, और मेरी एक सामाजिक पत्रिका महनो टाइम्स बोल करके प्रकाशित भी होती रही, सालों साल तक चलती रही। और इसके अलावा व्यापारिक गतिविधियों में मेरी रुचि हमेशा से रही। बीकानेर रेडीमेड होजरी एसोसिएशन जो हमारी एक संस्था थी बीकानेर के अंदर, उसमें सालों साल तक मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी के रूप में
काम करता रहा। और व्यापार उद्योग मंडल बीकानेर के अंदर जो हमारा वृद्ध क्षेत्र है छोटी संस्थाओं का, जो उसके अंदर भी मैं 2 बार मैंने अपना कार्यकाल पूरा किया और सालों साल तक मैं उसमें प्रचार मंत्री के रूप में भी कार्य करता रहा। मैंने मेरे प्रधान संपादक के रूप में हमने एक स्मारिका भी निकाली थी 602 पृष्ठों की मल्टी कलर्स के अंदर थी, और वित्त मंत्री ने उसका विमोचन बीकानेर आकर के किया था, उसका भी संपादन करने का सौभाग्य मिला। रही बात सामाजिक क्षेत्र की, तो सामाजिक क्षेत्र से भी मेरा लगाव शुरू से रहा। मैं हमेशा अपने अखिल भारतीय मनोरथ महासभा जोधपुर में है, हमारे मनोरथों का पूरा ऑल इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मेरा हमेशा से मैं पदेन रहा, कभी उप सचिव के रूप में, कभी प्रचार मंत्री के रूप में। आगे जाकर के मुझे राष्ट्रीय युवा मंडल का अध्यक्ष भी बनने का सौभाग्य मिला, और उसके बाद में जाकर के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना। अखिल भारतीय मनोरथ महासभा में मैं अपना 3 साल का कार्यकाल भी पूरा किया, और सामाजिक क्षेत्र में मेरा हमेशा अग्रणी भूमिका रही और मेरा लगाव भी रहा। रही बात रिश्ता की, और रिश्ता में आने के बाद में मैंने यहाँ पर भी सामाजिक क्षेत्र में मेरा लगाव है। यहाँ पर हमारा नारायण संस्थान के अंतर्गत रोटी बैंक चलता है, उसमें भी मेरी भूमिका रहती है, और करीब उसके अंदर 50-55 डेली क्रम के अंदर भोजन करने के लिए आते हैं, जो आवश्यकता अनुसार गरीब लोग होते हैं, या जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, या जो जरूरतमंद है, वो लोगों को भोजन कराया जाता है। ये नियमित कार्यक्रम है हम लोगों का, जो कि सालों साल से चल रहा है, और मेरा भी यही रहता है कि मैं जितना ज्यादा इसमें योगदान दे सकूं, मैं योगदान देने का प्रयास करता हूँ। रही बात योगा की, योगा भी मेरा शौक का विषय रहा है, और बचपन से भी मैं योगा करता रहा हूँ, और अभी योगा एक हमारा रिश्ता सेवक संघ के अंतर्गत डेली का क्रम भी चलता है। करीब 200 मेंबर हम योगा के अंदर जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं राकेश जी, 200 मेंबरों में 75% तो लेडीज हैं जो कि योगा करने के लिए आती है, और हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे बंसल साहब योगा कराते हैं, और ऑर्गेनाइज साहब मिल करके करते हैं उसको। तो मेरा योगा के अंदर भी करीब 10 साल से मैं योगा जो संस्था है हमारे, उससे जुड़ा हुआ हूँ। और फ्री ऑफ चार्ज जो योगा है वो मेरा प्रोफेशनल नहीं है, मैं पैसा वैसा नहीं लेते हैं। नियमित रूप से सवेरे 6 बजे से लेकर के 7:15 साढ़े 7 बजे तक हमारा योगा चलता है, नियमित चलता है, और योगा के अंदर मेरी रुचि हमेशा रही है। तो मेरा शुरू से ही रुझान पत्रकार क्षेत्र में भी रहा, जिसमें 28 साल पत्रकारिता की, और व्यापार से जुड़ा हुआ था, तो बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ रहा। तो मेरा हमेशा संस्थाओं से और व्यापारी जगत से भी रहा, और सामाजिक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं वो भी मैं चला रहा हूँ। तो कोशिश ही रहती है कि ये संस्थाएं आगे प्रफुल्लित होती रहे, और आगे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा इसके अंदर मिलता रहे। अभी हमने एक फाइनेंस कंपनी भी मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसके अंदर जरूरतमंद लेडीजों को एक आर्थिक सहयोग प्रदान करने का प्रोग्राम है, और उसको मैं जल्दी से जल्दी शुरू करने का प्रोग्राम है। क्योंकि देखिए राकेश जी, बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से आर्थिक सहयोग की जरूरत होती है, लेकिन महिलाएं, समाज की महिलाएं बोल नहीं सकती है कि वो अपनी छोटी सी पूंजी की वजह से उनके बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो मेरा विचार है कि उनको जितना मदद होगा मैं बनाने का विचार बना रहा हूँ, जल्दी इसको क्रियान्वित करूँगा, और जितना हो सकेगा मैं महिलाओं को जिनकी आवश्यकताएं हैं एक लिमिट टाइम तक, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक उनको पूंजी में मुआवजा कराने की कोशिश करूँगा। ये मेरा एक नया प्रयास है। बहुत बढ़िया प्रयास है सर आपका, और जिस तरह के प्लान आप ले रहे हैं, जिस तरह से आप समाज के लिए इतनी सारी चीजों के बारे में आप सोच रहे हैं, निश्चित तौर पे ये समाज की जरूरत भी है, और इस तरह के अगर सहयोग नए लोगों को मिले तो निश्चित तौर पर वो लोग भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। सर एक बहुत कॉमन सवाल है, जहाँ तक मेरी जानकारी है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी है, और 26 जनवरी को आपका जन्म दिवस भी है, और आप फौजियों के लिए भी मतलब उनके प्रति समर्पित है, जैसा आपने बताया। सर 26 जनवरी को किस तरह से आप देखते हैं? मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि उस दिन
जन्म दिवस भी है, गणतंत्र दिवस भी है और आप फौजियों के लिए ही सामान बनाते हैं। तो आपके लिए 26 जनवरी एक आम दिन है या फिर बहुत खास दिन होता है? राकेश जी, मैं 26 जनवरी को बहुत प्राउडनेस फील करता हूँ कि भगवान ने मेरे को ऐसा दिन दिया है कि उस दिन मेरा गणतंत्र दिवस भी है और चूंकि फौज के साथ रहता हूँ तो मेरी खुशी हसीन होती है। मैं बहुत धूमधाम से मनाता हूँ। मैं अपने साथ ही नहीं, अपने जो जरूरतमंद लोग होते हैं, रोटी बैंक वाले जो जरूरतमंद गरीब लोग होते हैं और हमारे जो स्टाफ हैं उन लोगों के साथ में 26 जनवरी को योगा के अंदर क्या बात है, तो विशेष ही रहता है योगा के अंदर एक अलग ही खुशी की उसमें परछाई देखता हूँ और जब लोगों को खुश होते हुए देखता हूँ तो मेरी खुशी का तो कोई सीमा नहीं है। मैं बहुत आनंदित होता हूँ इस दिन कि भगवान ने मेरे को 26 दिन का दिन दिया। सर, इतने सारी व्यस्तता के बावजूद मतलब कह सकते हैं ना कि बिजनेस और बिजनेस हो गया कि आप बहुत बिजी हैं अपने लाइफ में और एक है बिजनेस, आप बिजनेस भी कर रहे हैं। तो ये बिजनेस और बिजनेस ये जो दो चीजें हैं, इसको परिवार के साथ फिर आप किस तरह से अपना समय परिवार के लिए कितना समय निकल पाता है सर? राकेश जी, अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत बिजी आदमी हूँ तो ये अपने आप में बहुत बड़ी गलत बात है। अगर आपका समय के साथ में मैनेजमेंट सही है तो आप कहीं पर भी बिजी नहीं रहे। ये तो काम नहीं करने के बहाने होते हैं, सर मैं बहुत बिजी था और मैं ये काम नहीं कर पाया। आदमी के पास इतना टाइम होता है राकेश जी कि उस टाइम के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस समय तो कहता हूँ मेरे पास कोई काम भी नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि इतना कार्यक्रम करने के बावजूद भी मेरे पास सरप्लस टाइम रह जाती है, क्योंकि वो मैनेजमेंट होता है। अब सवेरे मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, रात को 10:30-11 बजे सोता हूँ। इस क्रम के अंदर मेरा योगा भी होता है, सामाजिक क्षेत्र भी होता है, व्यापारिक क्षेत्र भी होता है और जितना भी समाज के अंदर काम करने की ललक रहती है या प्रोग्राम जो तय होता है मेरे लिए वो मैं पूरा करता हूँ। मैं कभी अपने आप को ये नहीं कहता हूँ राकेश जी कि मेरे पास टाइम नहीं है। समय को मैनेज करना पड़ता है और समय के अंदर से समय निकालना पड़ता है राकेश जी। ऐसी कोई बात नहीं है कि समय नहीं है। ये तो मेरा अगर काम करने का मानस नहीं है तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। और बाद बाकी राकेश जी, लोगों के पास टाइम की पूरी प्रचुरता है। ऐसा कोई नहीं है कि उसके पास टाइम नहीं है। काम करने की लगन और उसका उस क्षेत्र में मानस होना जरूरी होता है। बहुत कुछ आपने बताया और नई चीजें भी जानकारी मिली आपसे बात करके। बहुत कुछ नहीं, इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं आपको, एक बात और बता देता हूँ आपको। मैं जो ये बिजनेस करता हूँ, पता नहीं प्रभु की क्या मर्जी है, मेरे मन में ये रहता है कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये हो सकता है कोई और के लिए कर रहा हूँ। तो मेरे बिजनेस का जो मेन ध्येय है, मैं जो कमाई करता हूँ राकेश जी, 4 जगह निकालता हूँ। 4 जगह निकालने के बाद जो कुछ मिलता है वो मैं अपने घर के अंदर स्वीकार करता हूँ, प्रसाद के रूप में स्वीकार करता हूँ। और वो प्रसाद इतना ज्यादा आ जाता है कि मैं अपने आप में सोचता हूँ कि मैं सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। भगवान से एक ही अरदास करता हूँ कि फौज के साथ काम करता हूँ, फौजी भाइयों के साथ काम करता हूँ। हे भगवान, कोई भी तरह की काली कमाई या गलत तरीके का कमाई मेरे घर में नहीं आए। भगवान से एक ही अरदास करता हूँ कि कोई भी तरह की गलत रास्ते का पैसा मेरे घर में नहीं है। जो कमाई करता हूं उसमें 4 पाती निकालता हूं राकेश से। पहली कमाई मेरे इष्ट देवता है हनुमान जी, मेरा आराध्य देवता, जो कुछ नाम केसरी है, इन्हीं के पुण्य प्रताप से है। और मैं पहली पांति मेरे इस दरबार के लिए निकलती है। जितना माल बेचता हूं पहला पांति इसका होता है। दूसरा पांति मैं अपने माता पिता के लिए निकालता हूं। आज से नहीं, शुरू से, कि जो मेरी सेल आती है मंथली, तो उसका 1% जो है वो मेरे मम्मी पापा को जाना चाहिए। मम्मी पापा को देने के बाद में मैं स्वीकार करता हूं। मेरी ये भावना रहती है कि बुढ़ापे के अंदर मेरे मम्मी पापा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पिताजी मेरे ऑफ हो चुके हैं, माताजी अभी मेरी संसार के अंदर है। मेरी हमेशा ये भावना रहती है कि बुढ़ापे के अंदर मेरे माता पिता को किसी के साथ हाथ नहीं फैलाना पड़े। और मैं उनकी पांति निकालता हूं। आज भी महीने के अंदर मैं उनको भेजता हूं। तीसरी पांति मेरे यहाँ एक लेबर काम करती है, मैं लेबरों के लिए निकालता हूं कि भाई मेरा लेबर अगर कोई काम कर रहा है
तो वो 500-600 रुपए डेली कमाती है कि नहीं कमाती है? क्यों? क्योंकि उसके परिवार में भी बच्चे हैं, उसके परिवार में बुजुर्ग माता पिता हैं। अगर 500-600 रुपए मेरे यहाँ नहीं कमाएगी तो फिर वो अपना परिवार कैसे चलाएगी? मैं 24 आवर्स उनको काम देता हूँ और मेरी भावना ये रहती है कि उसको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। चौथी पंक्ति मैं अपने समाज के लिए, जरूरतमंदों के लिए इसमें मैं निकालता हूँ, जहां पर भी जरूरत होती है। और मेरे घर की एक विशेषता बताऊंगा आपको, मेरी भी और मेरे बच्चों की भी विशेषता बताता हूँ। मेरे घर में अगर कोई आ गया है जरूरतमंद और अगर मेरे से वो मदद होती हो तो मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये बच्चों को एक भावना रहती है कि मेरे घर में अगर कोई जरूरतमंद आ गया है तो मैं उसको मुंह का जवाब नहीं दूं, हाथ का जवाब दूं। और मैं हाथ का जवाब देने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि भगवान ने मेरे को सक्षम बनाया है तो क्यों नहीं मैं उनकी मदद करूं। मेरी हमेशा भावना ये रहती है। तो ये 4 पंक्ति निकालने के बाद राकेश जी जो कुछ मिलता है वो मैं अपने घर में ले जाता हूँ और वो उससे उतना मिल जाता है कि मेरी आवश्यकताओं की बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। तो ये मेरे को सुखद एहसास करवाती है कि ये होने के बाद में मेरे घर के अंदर पैसे आ रहे हैं। ये मेरी भावना रहती है कि जो कुछ भी है मेरे घर के अंदर, ये 4 पंक्ति निकलने के बाद 5वीं पंक्ति मुझे मिलनी चाहिए, उसमें बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। प्रभु की बड़ी कृपा है। 2 टाइम की रोटी चाहिए, भगवान ने 3 टाइम की रोटी दी है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तृष्णा की कोई तृष्णा आदमी की कभी खत्म नहीं होती है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, मतलब इस तरह की जानकारी और जिस तरह का आपका जीवन जीने का जो तरीका है ये अपने आप में एक अनोखा है। और मैं तो समझता हूँ कि अगर इस तरह की जिंदगी अगर हर कोई जीना शुरू कर दे, और जो आपने पार्टी की बात कही, अगर ये सबकी भावना हो जाए तो निश्चित तौर पे हमारा देश फिर से एक सोने की चिड़िया बन जाएगा, जिसको लेकर के हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं कि हमारा देश कभी सोने का चिड़िया था। लेकिन कहीं ना कहीं आपके इस तरह के विचार जो है, अगर ये सबके अंदर आ जाए तो सोने की चिड़िया बनने में हमारा देश बहुत ज्यादा हमको वक्त नहीं लगेगा। बहुत अच्छा लगा सर। राकेश जी, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। हमारे जो पहले बीएसएफ के अंदर डीआईजी थे और फिर वो मोदी जी के थिंक टैंक के अंदर भी उनका नाम है, तो वो भी हमारे यहाँ भ्रमण करने के लिए आए थे और उन्होंने बिजनेस को देख करके बड़ी खुशी जाहिर की। और उन्होंने कहा कि जब मोदी जी के साथ हमारी मीटिंग सीटिंग होगी तो मैं ये बात जरूर रखूंगा कि सच्चा हिंदुस्तान यहाँ बसता है। आज इतने लोगों को, जो जरूरतमंद लोगों को काम दिया जा रहा है और जिसमें 80% मेरी महिलाएं काम करती है, तो मैं सच्चा हिंदुस्तान यहाँ देखता हूँ। आज हिंदुस्तान ठीक है, स्टार्टअप और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो सामने आ रहे हैं तो उनकी ये भावना थी। इसके अलावा भी बहुत सारे अधिकारी, चाहे फौज के अधिकारी हो, पैरामिलिट्रीज के अधिकारी हो, बैंक के अधिकारी हो या दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हो, वो भी जब कहीं न कहीं से सुनते हैं तो उनकी भी भावना रहती है कि वो हमारे से आकर विजिट करे और मुलाकात करे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान ने कुछ इस तरह का भावना दी होगी हमारे फैक्ट्री के अंदर, तो उसके वसीभूत होकर के वो यहाँ आते हैं और अपने आप में बड़ा प्राउडनेस फीलिंग करके जाते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे करके जाते हैं। वो भी एक मेरे लिए सुखद अनुभूति होती है कि देखिए साहब इतने बड़े आदमी है, उन्होंने मेरे फैक्ट्री के बारे में अपने विचार रखे। तो राकेश जी, मैं आपको एक छोटी सी झलक देना चाहूंगा, क्योंकि ये तो अपने से संबंधित बातें हैं और अपने बारे में तो चाहे कितना ही आदमी बोलता रहे उसका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन मैं अपने से ज्यादा उन लोगों के बारे में बात करना चाहूंगा जो मेरे यहाँ काम देखते हैं और मेरे को आगे बढ़ाने के अंदर मदद करते हैं। तो मैं उसके बारे में, और मैं ये भी चाहूंगा कि एक बार आप भी एक भ्रमण कीजिए और आप भी देखिए कि हमारा काम आपको कैसा फील होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा। धरती मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।